Here we will study the electromagnetic induction. What is the electromagnetic induction? The phenomenon of production of electric current in a closed loop due to change of magnetic flux is known as the electromagnetic induction. The phenomenon of production of induced current in a closed loop due to change of magnetic flux is known as the electromagnetic induction. मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज से किसी क्लोज्ड लूप में जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाती है, इंड्यूस हो जाती है, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. लूप हमेशा क्लोज रहना चाहिए, उसमें से मैग्नेटिक फील्ड अगर पास हो रही है और लगातार वैरी कर रही है क्योंकि चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, this is known as the electromagnetic induction. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फ्लक्स के चेंज पे डिपेंड करता है और फ्लक्स अगर चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें, इलेक्ट्रिक करंट इसमें जनरेट होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा, एज ए रिजल्ट इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड. फ्लक्स चेंज होता है, मतलब व्हाट इज द फ्लक्स एट फर्स्ट वी हैव टू नो. Magnetic flux, try to understand. Magnetic flux. Magnetic flux phi, it is equal to B into A. अगर हमारे पास ये कोई सरफेस है जिसकी एरिया A है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में B है, पास हो रही है, तो phi is equal to B into A. But if this surface मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर इधर है, अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल से अगर थीटा एंगल बना रही है तो B का कंपोनेंट अलोंग द नॉर्मल B cos थीटा. तो मैग्नेटिक फ्लक्स की डिफिनेशन देते हैं, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पासिंग थ्रू ए सरफेस known as the magnetic flux. Total number of magnetic field lines normally passing through a surface, normally 90 degree पर, मतलब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइन दोनों अगर सेम डायरेक्शन में हो तो phi is equal to BA और it is the magnetic flux. Try to understand. Total number of magnetic field lines normally passing through a surface is known as the magnetic flux. Sometimes if magnetic field makes angle theta with the normal, अगर किसी tilted है surface तो इस पर जो एरिया वेक्टर होगा, if it makes angle theta with the magnetic field, then the component of B along the area vector, that is B cos theta, then flux phi is equal to B cos theta into A, means BA cos theta, and we write phi is equal to B dot A. Right, understand? B dot A means is the dot product. Here you see, if theta is equal to 0, phi is equal to BA cos 0, it is equal to BA. It means magnetic field and area vector both are in the same direction, then phi is equal to BA. But if theta is 90 degree, try to understand what will happen. मतलब मैग्नेट ये हमारा एरिया वेक्टर दिस मच है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, then what will happen? No flux will pass through it. That is phi is equal to BA cos 90. This is equal to 0. What will be the SI unit of the magnetic flux? Phi is equal to B into A. B is known as the Tesla meter और area is Tesla meter square. Try to understand. That is Dm square Tesla meter square. Phi
इट इज नोन एज द एसआई यूनिट, इसे हम वेबर कहते हैं। टेस्ला मीटर स्क्वायर को हम वेबर, वेबर नाम का साइंटिस्ट था, उसके नाम पर वेबर रखा गया है। टेस्ला मीटर स्क्वायर और वेबर। सो एसआई यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, यूनिट ऑफ फाई इज वेबर। इसको शॉर्ट में WB भी लिखते हैं। व्हाट विल बी द सीरियस यूनिट? सीरियस फॉर्म में अगर इसे हम लिखना चाहते हैं कि व्हाट विल बी द, तो सीरियस में अगर हम फ्लक्स की यूनिट रखना चाहें तो सीरियस में तो फाई इज इक्वल टू बी। बी को हम गास कहते हैं, ध्यान में रखना, गास सेंटीमीटर स्क्वायर, और गास सेंटीमीटर स्क्वायर को हम मैक्सवेल कहते हैं, और मैक्सवेल ये भी साइंटिस्ट के नाम पर ही मैक्सवेल है, और मैक्स कहते हैं, ध्यान रखना। सो मैक्सवेल को ऐसे शॉर्ट में मैक्स कहते हैं। 1 टेस्ला is equal to how much? 1 टेस्ला it is equal to 10 की पावर 4 गास। Try to understand. सीजीएस सिस्टम में एसआई यूनिट मैग्नेटिक फील्ड की गास होती है। तो अगर हम इसको, अगर वेबर, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द वेबर एंड द मैक्सवेल? सो हियर phi is equal to b into a and b is equal to 10 की पावर 4 गास। here सेंटीमीटर स्क्वायर को लिख सकते हैं 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर पर डिस्टेंस, और इट इज इक्वल टू गास 10 की पावर 4 गास, इट इज द सेंटीमीटर स्क्वायर, और 10 की पावर 1 गास सेंटीमीटर स्क्वायर, और दिस इज नोन एज 10 की पावर 1 मैक्सवेल। सो 1 वेबर इज इक्वल टू 10 की पावर 4 मैक्सवेल। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यानी 1 वेबर इज इक्वल टू 10 की पावर 4 Maxwell. So the relations also you should know. This is the relation. So the magnetic flux, हमने definition देखी, electromagnetic induction, the phenomenon of production of induced current in a closed loop due to change of magnetic flux is known as the electromagnetic induction. इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जन्म तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली फैराडे ने देखा। हमने पढ़ा है कि जब 1820 में पहली बार ओस्टेन ने एक्सपेरिमेंट करके पाया कि अगर करंट का एक कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक नीडल के पास रखा जाए तो मैग्नेटिक नीडल गेट्स रिफ्लेक्टेड। फैराडे ने सोचा कि अगर करंट का एक कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है तो मैग्नेट भी करंट को प्रोड्यूस कर सकता है। उसने एक कॉइल ले लिया, एक मैग्नेट ले लिया, और यह 16 इयर्स तक एक्सपेरिमेंट को करता रहा, लेकिन देखा कि एक बार जब अचानक उसने उसके हाथ से गिर गया मैग्नेट, तो देखा देयर वाज ए डिफ्लेक्शन इन द गैल्वानोमीटर। सो विद द हेल्प ऑफ फैराडेज एक्सपेरिमेंट, फैराडे ने देखा करके, उसने पहले करके देखा, फिर फैराडे ने ला दिया। ध्यान रखना कि फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया। और उसने इसमें गैल्वानोमीटर लगा दिया, एक नॉर्थ पोल ले गया यहाँ। He saw that when it is kept stationary, there is no deflection in the galvanometer.
when the north pole is moved towards, then the flux increases through this loop. As a result, current induced anti-clockwise. It is also found that when it is moved towards the coil opposes the north pole. So he found that the direction of the current which is produced, that opposes the motion of the magnet. एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि जब नॉर्थ पोल को कॉइल की तरफ ले जाया गया, इसमें एक करंट जनरेट होती है, ध्यान में रखना, और करंट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज जनरेट होती है, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज इस नॉर्थ पोल का अपोज करती है। तो हम जानते हैं कि करंट एंटी क्लॉकवाइज जनरेट होगी, अपर सरफेस भी है एज ए नॉर्थ पोल, दिस नॉर्थ पोल अपोजेस द नॉर्थ पोल। So experimentally, it was found that when north pole moves, current is induced in the anti-clockwise direction, and upper surface behaves as a north pole that opposes the motion of the north pole. इसी तरह से देखा गया कि when north pole is moved away, जब इसे दूर ले जाया गया, direction of current was changed, और उस केस में जब डायरेक्शन चेंज हो गया, एंटी क्लॉक की जगह क्लॉकवाइज हो गया, then upper surface that attracts the north pole को अट्रैक्ट करना, इसका upper surface इस साउथ पोल की तरफ बिहेव करने लगा और इसको अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। और जब इसको अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया तो इसका मतलब ये पता लगा कि इट अपोजेस द मोशन ऑफ द मैग्नेट। और जब इसी तरह से अगर इसको फिक्स करके जब इसको चलाया गया, तब भी देखा गया इसमें करंट गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है। इट मींस व्हेन देयर इज अ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, जब मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंज होगा तब तक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होती है। यह भी देखा गया अगर एक ही सॉफ्ट आयरन कोर है और एक को अगर बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया एंड अदर इज कनेक्टेड with the galvanometer, other is connected with the galvanometer, अगर इसको galvanometer से कनेक्ट कर दिया गया तो देखा गया when switch is on, the flux passes through it, तो there is a deflection in the galvanometer। कहने का मतलब इससे पता लगा कि when the variable current passes through the primary coil, then the current induced in the secondary coil, and there was a deflection in the galvanometer. In this way, we find that the Faraday experimentally showed that due to change of magnetic flux, induced current is produced. When north pole is moved toward the coil, direction of current is anti-clockwise. When it is moved away, direction of current is clockwise. When it is kept stationary, there is no current in the coil, and on this basis Faraday gave the law, Faraday's first law. Try to understand Faraday's first law. According to first law, when there is a change of the magnetic flux through a closed loop, then EMF is induced, hence the current is induced. The current persists in the closed loop so long as the flux of change of flux taking place. When flux changes through a closed loop में अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है जिसके चलते एक करंट जनरेट होती है क्लोज लूप में, और यह करंट तब तक रहती है जब तक कि उसमें फ्लक्स चेंज होता रहता है। जितना देर तक फ्लक्स बदलता रहेगा
तो यही हमारे थर्मल पावर में यही होता है कि फ्लक्स को बदलने का बार बार प्रयास करते हैं। क्या करते हैं कि मैग्नेट ले लेते हैं, मैग्नेट के अंदर एक कॉइल ले लेते हैं, कॉइल को टरबाइन से घुमाते हैं। अब इसको जब घुमाने का काम करेंगे तो फ्लक्स, अभी इस समय नो फ्लक्स इन पासिंग, जैसे 90 डिग्री को होगा होल ऑफ द फ्लक्स, ये नॉर्थ है ये साउथ है, होल ऑफ द फ्लक्स मैक्सिमम टू मिनिमम, मिनिमम टू मैक्सिमम, लगातार इसको घुमाते हैं। और इसी को घुमाने के लिए मतलब फ्लक्स को बदलने के लिए थर्मल पावर यूज किया जाता है, हाइड्रो पावर यूज किया जाता है, विंड एनर्जी यूज किया जाता है। देयर आर डिफरेंट सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो स्टडीड इन क्लास 10 आर यूज्ड टू रोटेट दिस टरबाइन टू चेंज द फ्लक्स। एक फ्लक्स चेंज करने के लिए हम सारा काम करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ, whenever there is a change of magnetic flux to a closed loop, induced EMF, hence the induced current is produced. This current persists in the closed loop so long as the changing of flux taking place. Change of flux taking place. फ्लक्स का चेंज जब तक रहता है तब तक सर्किट में करंट परसिस्ट करती है। अगर चेंज बंद हो जाएगा तो करंट प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगी। दिस इज द फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ, दिस इज फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ। Faraday's second law, according to this law, the rate of change of flux, the rate of change of magnetic flux is directly proportional to the induced EMF. Try to understand. The rate of change of flux is equal to the induced EMF. Try to understand. The rate of change of flux is equal to induced EMF. Try to understand. This is induced EMF. Rate of change of flux is equal to induced EMF के बराबर होता है, ध्यान रखना। और वैसे इसको माइनस लेते हैं, the rate of change of flux is equal to induced EMF। माइनस इसलिए लेते हैं कि जो induced EMF है यह फ्लक्स चेंज का अपोज करता है, इसीलिए इसको हम माइनस साइन से लेते हैं। फॉर टर्म EMF को इसे इस माइनस n d∅dt, rate of change of flux, it is equal to induced EMF। ध्यान रखना, EMF means voltage। इसको वास्तव में यहाँ पे फोर्स का काम होता भी है, क्योंकि किसी कंडक्टर में जब फ्लक्स चेंज होता है तो कंडक्टर के इलेक्ट्रॉनों पे एक फोर्स लगता है, वही इलेक्ट्रॉन घूमने लगते हैं, तो एक तरह का वहाँ पे हम EMF इसको यही करते हैं। ये डीसी की EMF और इस EMF में डिफरेंस है, ध्यान रखना। उसमें चार्ज फ्लो होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनों पर एक फोर्स लगा दिया जाता है और इलेक्ट्रॉन खुद मूव करने लगते हैं। दिस इज द फैराडेज सेकंड लॉ। The rate of change of magnetic flux is equal to induced EMF. Negative sign indicates that the flux या induced EMF opposes the change of flux. फ्लक्स बढ़ रहा है तो बढ़ने का विरोध करता है, घट रहा है तो घटने का विरोध करता है। This is the electromagnetic induction. Is it clear? Next we can study the Lenz law। इसी में Lenz law भी है, ध्यान रखना, Lenz law। What is the Lenz law? According to this law, the direction of induced EMF in a closed loop in such a way that it opposes the cause due to which it is produced। Lenz law का statement क्या है? The direction of induced EMF in a closed loop in such a way that it opposes the cause due to which it is produced। यह उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण स्वयं जनरेट होता है। अगर हम
इसी क्लोज लूप में अगर हम मैग्नेट को अगर मूव कराएं तो जैसे नॉर्थ पोल को ले जाते हैं, नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल का अपोज करता है इंड्यूस, और इसी नॉर्थ पोल के कारण इसमें करंट जनरेट भी होती है, लेकिन अगर ये घूमना बंद कर दे तो करंट भी प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, दिस लॉ स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ, पहले ईएमएफ होगा उसी के साथ करंट जनरेट होगी। सो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ए क्लोज्ड लूप according to this law, the direction of induced current opposes the cause due to which it is produced. यह उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण स्वयं जनरेट। अगर इसे दूर ले जाया जाए तो इसे अटैक करेगा, इसे नजदीक लाया जाए तो इसका अपोज करेगा। When it is kept stationary, there is no opposition or attraction. So Lenz law states that the direction of induced EMF in such a way, you can note down the direction of induced EMF in such a way that it opposes the cause due to which it is produced. यह उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण स्वयं जनरेट होता है। इसी बेस पर Lenz law and the law of conservation of energy, ये भी देखा गया है। पूछा जाता है कि Lenz law and the law of how the according to Lenz law the energy is conserved. Lenz law and the law of conservation of energy, law of conservation of energy. Lenz law कहता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF in a closed loop in such a way that it opposes the cause due to which it is produced. The Lenz law does it follow the law of conservation of energy? Here, suppose a closed loop is here, we have, यहाँ पे अगर गैल्वेनोमीटर लगा दें, अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल ऐसे ले जाएं, अगर बिना किए यहीं पे रख दिया जाता और यहाँ पर करंट पैदा हो जाती, तो बिना काम किए हम एक एनर्जी पा जाते, that would violation the law of conservation of energy. Right understand? ये अगर नॉर्थ पोल ले जाया जाए तो नॉर्थ पोल का अपोज करता है, अगर दूर ले जाया जाए तो नॉर्थ पोल को अटैक करता है। मतलब ये हमेशा विरोध करता है, विरोध करता है। इस विरोध, इस अपोजिशन के अगेंस्ट ये मैग्नेट वर्क करता है, and this work is converted into electrical energy. If without doing work we find this electrical energy, that would have the violation of the law of conservation of energy. अगर हम बिना किए, अगर फैराडे नहीं सोचा था कि अगर एक मैग्नेट रख दिया जाए तो मैग्नेट रख देंगे कॉइल में अपने आप करंट जनरेट हो जाना चाहिए। उसने सोचा कि अगर करंट कहीं कंडक्टर मैग्नेटिक मीडियम को डिफ्लेक्ट करा सकती है तो एक मैग्नेट इसके अंदर करंट पैदा कर सकता है, लेकिन वह इसका मिसकंसेप्ट था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अंदर, किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन चलते हैं, चल के वर्क करते हैं, जिसके कारण उसके अंदर एक पावर आती है, मैग्नेटिक मीडियम को डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। स्टेशनरी चार्ज कैन नेवर प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। स्टेशनरी चार्ज कभी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं, जब वो चलता तब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। Here also when it moves, this produces the electric current. When it does not move, it does not produce the electric current. When it moves, it applies the force
law of Lenz's law and the law of conservation of energy. Here, when north pole is moved towards the coil, the direction of current is anti-clockwise. It repels the north pole, upper surface we have the north pole, and this opposes the motion of the north pole. Against this opposition, against the repulsion, some work is done. That work is converted into electrical energy. Again, when it is moved away, जब इसे दूर किया जाता है, again current is clockwise and upper surface we have at the south pole. This attacks the magnet, and against this attraction, it moves away from the coil. So again, some work is done. That work is converted into electrical energy. Thus, and if it is kept stationary, there is no current is induced, no electrical energy is produced. It means if it does not oppose, if the induced current does not oppose the motion of the magnet, and without doing work, we would get the electrical energy that would have the violation of the law of conservation of energy. इसका मतलब कि अपोजिशन इज नेसेसरी. अगर अपोजिशन नहीं होगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन हो जाएगा, और विदाउट डूइंग वर्क वी विल गेट द एनर्जी. सो दैट विल बी द वायलेशन ऑफ द नेचर. नेचर में बिना कुछ किए हम नहीं पा सकते. कुछ करेंगे, पढ़ेंगे तभी नंबर पाएंगे, और बिना पढ़े नंबर पाएंगे तो नंबर की कोई वैल्यू नहीं. इन द सेम वे, विदाउट डूइंग वर्क, इफ वी गेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट वुड हैव द वायलेशन ऑफ द, दैट विल बी द वायलेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. Thus, Lenz's law follows the law of conservation of energy. Okay, thank you.